हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं नकुल और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। आज हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का पहला लेक्चर है जे एक्सप्रेसवे सीरीज का। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं वीडियो को यार। तो स्टार्ट करते हैं। तुम लोग हेडिंग डालो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो देखो यार, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब क्या होता है। ये इसमें बेसिकली दो वर्ड्स हैं, एक है इलेक्ट्रो और एक है स्टैटिक्स। तो इलेक्ट्रो का मतलब हो गया चार्ज और स्टैटिक्स मतलब रुका हुआ। स्टैटिक्स मतलब स्टैटिक या फिर रुका हुआ। तो यहाँ पर अगर कोई चार्ज रेस्ट में है तो उसकी वजह से क्या क्या होता है यही हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं चार्ज होता क्या है। तो सबसे पहले हेडिंग डाल सकते हो चार्ज। तो देखो यार, जितनी भी हमारे आसपास स्पीशीज है, जितना भी मैटर है, वो सारा एटम से बना हुआ है। और एटम्स में मेनली तीन चीज़ें होती है, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स। जिसमें से प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स तुम्हारे न्यूक्लियस में होते हैं और ये हैवी भी होते हैं, तो ये मूव नहीं कर सकते। बट इलेक्ट्रॉन्स तुम्हारे, क्योंकि वो लाइट वेट होते हैं, तो वो मूव भी कर सकते हैं और उन्हीं की मूवमेंट की वजह से चार्ज प्रोडक्शन होता है। चलो देखते कैसे। देखो, तुम्हें ये पता ही होगा कि न्यूट्रॉन्स जो हैं वो न्यूट्रल होते हैं, प्रोटॉन्स तुम्हारे पॉजिटिवली चार्ज होते हैं और इलेक्ट्रॉन्स तुम्हारे नेगेटिवली चार्ज होते हैं। तो जनरली एक न्यूट्रल एटम में प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स बराबर नंबर में होते हैं, तो इसलिए वो न्यूट्रल होती है स्पीशीज। लेकिन अगर इसमें एक इलेक्ट्रॉन कम हो जाए तो इसका मतलब है उस पर एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, या फिर उसमें अगर एक इलेक्ट्रॉन हम ऐड कर दें तो एक यूनिट नेगेटिव चार्ज आ जाएगा नेट में। तो उस हिसाब से जो है चार्ज प्रोड्यूस हो जाता है किसी भी स्पीशीज में। तो मेनली चार्ज प्रोडक्शन का कारण क्या हुआ, तुम्हारा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। तो लिख सकते हो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर इज द कॉज ऑफ चार्ज प्रोडक्शन। चार्ज प्रोडक्शन। तो जैसा कि मैंने कहा, अगर कोई एक बॉडी है इस तरीके की और इस पर नेट चार्ज 0 है, तो इसमें अगर तुम एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दोगे तो नेट नेगेटिव चार्ज आ जाएगा इसके पास 1 यूनिट, या फिर अगर जितने इलेक्ट्रॉन करोगे उसके हिसाब से। और अगर एक इलेक्ट्रॉन इसमें से तुम निकाल दोगे तो नेट पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा इसके पास। तो यहाँ तक तुम्हें समझ में आ गया होगा। अब चार्ज की कुछ प्रॉपर्टीज हैं, उसको समझने से पहले हम समझ लेते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम पढ़ने क्या वाले हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब क्या हुआ। हमने कहा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम बात करेंगे कि चार्ज, स्टैटिक चार्जेस की वजह से क्या क्या चीज़ें होती है। तो देखो, एक होता है सोर्स चार्ज। सोर्स चार्ज ये प्रोड्यूस करता है फील्ड, या फिर जिसको तुम कह सकते हो इलेक्ट्रिक फील्ड। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड एक्ट करती है टारगेट चार्ज पर। मतलब एक चार्ज दूसरे चार्ज पर फोर्स लगा रहा है। वैसे तुमने सुना होगा कि लाइक चार्जेस रिपेल करते हैं, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं, तो वो सब चीज़ें भी हम आगे करेंगे। तो बेसिकली वो एक दूसरे पर अट्रैक्टिव या रिपल्सिव फोर्सेज लगाते हैं। तो उन्हीं की हम बात कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्या, ये हमारा सोर्स चार्ज जो है ये और टारगेट चार्ज, क्या दोनों स्टैटिक होने चाहिए? नहीं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब है कि हमारा ये जो सोर्स चार्ज है ये स्टैटिक होना चाहिए, और जो टारगेट चार्ज है वो वो मूव भी कर सकता है और वो स्टैटिक भी हो सकता है। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं है। और ये फील्ड जो है ये कंजर्वेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। इसके बारे में हम आगे पढ़ने वाले हैं इसी चैप्टर में। तो ये हो गया। तो मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाले इस चैप्टर में हम जो है स्टैटिक चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होती है उस पर बात करने वाले हैं। अब देखो, चार्ज अगर है तो वो दो ही, उसके तीन केस हो सकते हैं। पहली बात है कि जो चार्ज है उसकी वेलोसिटी 0 हो, यानी कि वो मूव ना कर रहा हो, तो यही हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है जो हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो अगर इस टाइप का चार्ज है जो कि जिसकी वेलोसिटी 0 है और वो मूव नहीं कर रहा है, तो ये प्रोड्यूस करता है, प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड। इसको हम ऐसे ई से भी डिनोट करते हैं। ठीक है, अब दूसरा केस हो सकता है कि उसकी वेलोसिटी 0 ना हो, है ना। अब वेलोसिटी 0 ना हो, इसमें भी दो केस है। एक है कि एक्सेलरेशन 0 हो और एक है कि एक्सेलरेशन भी 0 ना हो। तो अगर ये वाला केस है कि एक्सेलरेशन 0 है, वेलोसिटी नॉन ज़ीरो है बट एक्सेलरेशन 0 है, तो इस केस में ये चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रोड्यूस करता है, जिसको हम ई बार से डिनोट करेंगे, प्लस ये मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करता है, जो कि हम आगे मैग्नेटिज्म के चैप्टर में पढ़ेंगे। मैग्नेटिक फील्ड।
तो इसकी वजह से मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज भी हमें देखने को मिलती है, वो हम अभी अगले चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। और अगर ये वाला केस हो गया, जो तीसरा केस है कि वेलोसिटी नॉन जीरो है लेकिन एक्सेलरेशन भी नॉन जीरो है, तो इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा वो चार्ज, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, प्लस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी प्रोड्यूस करेगा। वो भी हम आगे अपने इसी कोर्स में पढ़ने वाले हैं, मतलब इस चैप्टर में तो नहीं, बट आगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का अलग से चैप्टर है, उसमें हम पढ़ेंगे। तो यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा कि चार्ज मूवेबल हो सकता है या फिर वो स्टैटिक हो सकता है। इस चैप्टर में हम टोटली स्टैटिक चार्जेस के बारे में बात करने वाले हैं, जिसमें बेसिकली हमारा डिस्कशन इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह पर होगा, और आगे फिर हम मैग्नेटिक्स और इस पर भी डिस्कशन करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। अब चार्ज की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है, तो तुम डाल सकते हो हेडिंग प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। तो देख लेते हैं। तो देखो, सबसे पहले तो यही कि तुमने समझ लिया इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर थ्योरी की वजह से चार्ज प्रोड्यूस होते हैं। इलेक्ट्रॉन अगर निकलेगा तो पॉजिटिव चार्ज आएगा बॉडी पर, और इलेक्ट्रॉन ऐड होगा तो नेगेटिव चार्ज आएगा। तो ये हो गया। अब पहली चीज़ ये है कि जो चार्ज प्रोड्यूस होगा, नेट चार्ज, जो नेट चार्ज प्रोड्यूस होगा वो हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल होगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का, जहाँ पे n तुम्हारा इंटीजर है। इसी को हम बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। इसको हम क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ऐसा क्यों होगा ये तुम खुद ही देख सकते हो यार। आधा इलेक्ट्रॉन थोड़ी निकलेगा बाहर, या तो एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा, या तो दो निकलेगा, या तो तीन निकलेगा, या एक ऐड होगा, दो ऐड होगा, तीन ऐड होगा। तो मतलब इंटीजर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ही मूव कर सकते हैं। इस वजह से जो चार्ज प्रोड्यूस होगा वो हमेशा इलेक्ट्रॉनिक चार्ज के, जो ई जो है हमारा वो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है बेसिकली। तो ई की वैल्यू भी लिख सकते हो 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ये है चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन। तो इसका हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल ही होगा जो भी नेट चार्ज प्रोड्यूस हो रहा है किसी भी बॉडी के ऊपर। ये क्यों होगा मेरे ख्याल से तुम्हें समझ में आ गया होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगली चीज़ है यार कि देखो, सपोज कोई एक बॉडी है, ठीक है, इसका मास था कुछ m, इसमें से हमने, और इस पर पहले नेट चार्ज जो था वो था 0, ठीक है, इसमें से हमने एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल लिया। तो अब क्या होगा, ये जो बॉडी है इसका जो नेट चार्ज है वो तो कुछ पॉजिटिव आ जाएगा, ठीक है, या प्लस ही आ सकता है अगर एक इलेक्ट्रॉन निकाला है। और क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन निकला है, देखो इलेक्ट्रॉन का मास नेग्लिजिबल होता है बट कुछ मास तो होता है ना इलेक्ट्रॉन का। तो अब इसका मास अगर m डैश है तो तुम खुद ही बताओ कि ये जो m डैश है, क्योंकि हमने एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, मतलब कुछ मास हमने निकाल दिया, तो ये लेस देन m होगा या नहीं होगा? होगा। सिमिलरली अगर कोई ऐसी एक बॉडी है जिसमें q नेट 0 था और मास जो है वो m था, इसमें हमने एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया, तो क्या होगा? तो हमारी जो अब ये बॉडी है तो इसको एक नेगेटिव नेट चार्ज मिल जाएगा, और इसका मास अगर मैं m डबल डैश मान लेता हूँ तो जो हमारा m डबल डैश है वो m से ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि इसमें एक इलेक्ट्रॉन का मास ऐड हो रहा है। जितने भी इलेक्ट्रॉन डालोगे उनका मास ऐड होगा। तो यहाँ से हमें क्या समझ में आया कि चार्ज ट्रांसफ़र ऑलवेज इन्वॉल्व्स मास ट्रांसफ़र। मतलब अगर चार्ज ट्रांसफ़र करेगा तो मास भी हमेशा ट्रांसफ़र होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का अपना कुछ एक मास होगा, वो ट्रांसफ़र होगा। बट रिवर्स इज़ नॉट ट्रू, रिवर्स इज़ नॉट ऑलवेज ट्रू। तुम खुद ही देख सकते हो यार, अगर तुमने न्यूट्रॉन ट्रांसफ़र कर दिया तो चार्ज ट्रांसफ़र, इसमें मास ट्रांसफ़र हो जाएगा, बट जो है तुम्हारा चार्ज ट्रांसफ़र नहीं होगा, चार्ज वही रहेगा। तो कई बार ऐसा, अगर मास ट्रांसफ़र हो रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि चार्ज ट्रांसफ़र हो, बट अगर चार्ज ट्रांसफ़र हो रहा है तो हमेशा मास का ट्रांसफ़र होगा ही होगा। तो ये मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। चलो, तुम्हें अगली प्रॉपर्टी है चार्ज इज इनवेरिएंट इन नेचर। इनवेरिएंट का मतलब क्या हुआ यहाँ पर
हम कहना ये चाह रहे हैं कि जैसे तुमने पता होगा कि अगर जो मास है हमारा वो वेलोसिटी के साथ वेरी करता है, मतलब हाई वेलोसिटीज पर मास चेंज हो जाता है। तो डायनेमिक मास का कॉन्सेप्ट अगर तुम्हें पता हो तो जैसे मास है ना, तो वो होता है m नॉट अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। जो v है तुम्हारा वो लेस देन c होता है। तो यहाँ पर हम कहना ये चाह रहे हैं कि जो हमारा ये वाला मास है ये है स्टैटिक मास, ये है हमारा डायनामिक मास। तो मास जो है ना वो वेलोसिटी के साथ वेरी करता है। तो जैसे वेलोसिटी चेंज होगी तो मास चेंज होता रहता है। तो इसलिए मास जो है वो वेलोसिटी के साथ वेरी कर रहा है। बट जो हमारा चार्ज है उसमें ऐसा नहीं होता। अगर तुम ऐसा कहना चाहोगे q इज इक्वल टू क्यू नॉट अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, ये गलत हो जाएगा। तो q कभी भी ऐसा नहीं होता, q हमेशा सेम ही रहेगा। चार्ज वेलोसिटी कितनी भी वेलोसिटी हो, वो रुका हुआ हो, कितनी भी तेज वेलोसिटी चल रहा हो, वो हमेशा q ही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा मास की तरह। तो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ से लिख सकते हो कि q मोशन इक्वल टू q रेस्ट। तो चार्ज में किसी भी तरह का चेंज नहीं होता वेलोसिटी के साथ में। अब अगली प्रॉपर्टी, ये तो तुमने सुना ही होगा कि लाइक चार्जेस जो हैं वो रिपेल करते हैं एक दूसरे को, और अनलाइक चार्जेस जो हैं वो अट्रैक्ट करते हैं। यानी कि अगर पॉजिटिव चार्ज है तो एक दूसरे को इस तरीके से रिपेल करेगा, नेगेटिव चार्ज है तो वो भी एक दूसरे को इस तरीके से रिपेल करेगा, और पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज है तो ये एक दूसरे की तरफ इस तरीके से अट्रैक्ट होंगे। तो ये है, ठीक है। अब ये फोर्स कितनी होती है ये हम आगे कैलकुलेट करेंगे, बट अभी तक तुमने ये सुना होगा। बट अब मैं अगर तुमसे पूछूं कि सपोज हमारे पास एक तो बॉडी है पॉजिटिवली चार्ज और दूसरी बॉडी है न्यूट्रल, तो इनके बीच में क्या अट्रैक्शन होगा, रिपल्शन होगा, या कुछ भी नहीं होगा? तो तुम्हारा आंसर क्या होगा? तो मैक्सिमम लोग यहाँ पर ये सोच रहे होंगे कि यार दूसरी बॉडी अगर न्यूट्रली चार्ज है तो हमारा यहाँ पर कुछ भी नहीं होना चाहिए। बट देखो होता क्या है, ये देखो सपोज ये एक बॉडी है जो कि पॉजिटिवली चार्ज है, तो इसमें कुछ प्लस Q1 चार्ज है जो इसमें थ्रू आउट डिस्ट्रीब्यूटेड है इस तरीके से, प्लस प्लस प्लस, ये तुम्हारा इस तरीके से। और ये थी तुम्हारी एक इधर न्यूट्रल बॉडी, ठीक है, इसमें Q नेट इक्वल टू 0 है। लेकिन होता क्या है ना कि ये न्यूट्रल बॉडी में भी प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स तो होते ही है, ठीक है। हाँ वो इक्वल नंबर में होंगे इसलिए उस पर कोई नेट चार्ज नहीं है। बट इस केस में क्या होता है, ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये अपनी एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, जिसकी वजह से जो इसके अंदर का चार्ज है ना तुम्हारा, मैं एक अलग डायग्राम बना देता हूँ। तो इसके अंदर हमने इस तरीके से कुछ पॉजिटिव चार्ज दिखाया हुआ है, तो ये अपनी एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, जिसकी वजह से जो इसके अंदर के प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स है वो स्प्लिट हो जाएंगे, और प्रोटॉन्स जो है वो इस तरफ आ जाएंगे, सॉरी ये नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स तुम्हारे इस तरफ आ जाएंगे और प्रोटॉन्स तुम्हारे इस तरफ चले जाएंगे, जिसकी वजह से होगा क्या कि इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन हो जाएगा। तो ये जो है एक दूसरे की तरफ इस तरीके से अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से हमें समझ में आता है कि एक जो अगर हमने जैसे वो तो पढ़ लिया कि अनलाइक चार्जेस लाइक चार्जेस रिपेल करेंगे, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट करेंगे, वो तो ठीक है। बट अगर हम एक पॉजिटिवली चार्ज और एक न्यूट्रल को एक दूसरे के बगल इस तरीके से रखेंगे तो ये भी अट्रैक्ट करेंगे। एक नेगेटिवली चार्ज बॉडी और एक न्यूट्रल बॉडी को रखेंगे तो ये भी अट्रैक्ट करेंगे। क्यों? सिमिलर रीज़न होगा, जैसे यहाँ पर ये पॉजिटिव चार्ज था तो इसने नेगेटिव वालों को इस तरफ कर दिया, पॉजिटिव वालों को इस सॉरी अगर जैसे ये पॉजिटिवली चार्ज था तो इसने नेगेटिव वालों को इस तरफ कर लिया, पॉजिटिव वालों को इस तरफ कर लिया, और इसकी वजह से यहाँ पर अट्रैक्शन होने लगा। और सिमिलरली अगर कोई नेगेटिवली चार्ज बॉडी होगी तो यहाँ पर नेगेटिव होगा तो पॉजिटिव को वो इस तरफ कर लेगा और नेगेटिव को इस तरफ कर देगा, और उसकी वजह से तुम्हारा फिर से अट्रैक्शन होने लगेगा। तो यहाँ से हमें समझ में आया कि कोई भी चार्ज बॉडी और एक न्यूट्रल बॉडी को अगर हम अगल बगल रखेंगे तो वो भी अट्रैक्ट करेगी। तो इसका मतलब यहाँ से ये होता है, इसी फिनोमिनन को हम बोलते हैं इंडक्शन। क्या बोलते हैं? इंडक्शन। तो ये मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। ठीक है, लेकिन ये जो फोर्स है
ये हमेशा केवल अट्रैक्टिव ही होती है, अट्रैक्टिव फोर्स ओनली, इसमें रिपल्शन नहीं है। पॉजिटिव चार्ज को तुमने रखा है न्यूट्रल के बगल तो भी अट्रैक्शन हो रहा है, नेगेटिव चार्ज को तुमने रखा है न्यूट्रल के बगल तो भी अट्रैक्शन हो रहा है। तो अगर मैं तुम्हें ये बोलूँ कि किसी एक बॉडी पर एक चार्ज है, ठीक है, अब तुम्हें पता लगाना है कि उस बॉडी का जो मतलब किसी एक बॉडी पर मैं तुम्हें बताऊं कि कुछ एक चार्ज है, बट हमें नहीं पता वो पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव चार्ज है। तो तुम अगर कोई दो अगर कोई दो बॉडीज हैं वो अट्रैक्ट कर रही हैं, तो तुम उनके बारे में क्या कह सकते हो? तुम ये तो नहीं कह सकते ना कि दोनों पर अनलाइक चार्जेस हैं इसलिए वो अट्रैक्ट करे। हो सकता है एक बॉडी न्यूट्रल हो और एक बॉडी चार्ज हो। तो अट्रैक्शन हमारा सही टेस्ट नहीं होगा किसी भी दो बॉडीज के चार्ज को प्रेडिक्ट करने के लिए। सही टेस्ट क्या होगा? रिपल्शन। रिपल्शन केवल उन्हीं केसेस में होगा जहाँ पर दोनों लाइक चार्जेस हो, या तो दोनों पॉजिटिव होंगे या तो दोनों नेगेटिव होंगे, उन्हीं केसेस में तुम्हारा रिपल्शन होगा। तो रिपल्शन सही टेस्ट है चार्ज को प्रेडिक्ट करने का। तो तुम इसको लिख सकते हो, एक नोट डाल के लिख लो। नोट तुम्हारा ये है, repulsion can happen only when both the bodies are charged. So repulsion is रियल टेस्ट ऑफ चार्जिंग। अब अगर तुम दो बॉडीज अट्रैक्ट कर रही हैं तो उनके बारे में तुम ये भी कह सकते हो कि एक पॉजिटिव एक न्यूट्रल हो, या एक नेगेटिव एक न्यूट्रल हो, या फिर वो भी हो सकता है कि पॉजिटिव नेगेटिव हो। ये तीनों ही केसेस हो सकते हैं अट्रैक्शन के। तो यहाँ से तुम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि दोनों बॉडीज चार्ज हैं या नहीं है। बट रिपल्शन का क्या है? रिपल्शन में अगर या तो दोनों पॉजिटिव होंगे या तो दोनों नेगेटिव होंगे रिपल्शन के लिए, तो यहाँ से तुम प्रेडिक्ट कर सकते हो कि हाँ दोनों ही बॉडीज तुम्हारी चार्ज हैं। बस यही कहने का मतलब था। तो आई होप तुम्हें समझ में आ गया होगा, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब आगे समझ लेते हैं कि कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स एंड सेमीकंडक्टर्स ये क्या होते हैं। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कंडक्टर्स क्या होते हैं। मटीरियल्स हैविंग फ्री इलेक्ट्रॉन्स, these electrons move randomly inside the conductor, तो कंडक्टर वो मटेरियल्स होते हैं जिनके पास ढेर सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जिनको जो मतलब उसके अंदर मूव कर रहे होते हैं, और उन इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट की वजह से ही वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। तो एक चीज़ कंडक्टर्स के बारे में और जान लो। जैसे ये एक कंडक्टर है, ठीक है, तो इसके अंदर ढेर सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, बट इसके अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती। ये अभी तुम्हें शायद नहीं समझ में आ रहा हो, आगे समझ में आ जाएगा। और अगर हम इसको कोई चार्ज देंगे, सपोज हमने कुछ प्लस क्यू चार्ज इस कंडक्टर को दिया, तो वो इस तरीके से इसकी बॉडी पर, इसके सरफेस पर रिसाइड करेगा, बॉडी के अंदर नहीं जा सकता, क्योंकि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो है। ये कंडक्टर की प्रॉपर्टी होती है। तो ये तुम्हें ध्यान रखनी होगी कि चार्ज गिवन टू अ कंडक्टर resides on its outer surface only। आई डोंट थिंक इसमें कोई तुम्हें डाउट होना चाहिए, बहुत सिंपल चीज़ है। बाकी आगे हम बहुत सारी प्रॉपर्टीज और पढ़ेंगे तो वहाँ पर तुम्हें और क्लियर हो जाएगा। अब इंसुलेटर्स क्या होते हैं? इंसुलेटर सिंपली यार वो सब्सटेंसेस है जिनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते। दे डोंट हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेंगे। तो बस यही है। इंसुलेटर तुमने वैसे भी सुना होगा, इससे ज़्यादा क्या ही है, ठीक है। एक चीज़ इनके बारे में स्पेशल होती है। सपोज ये कोई एक इंसुलेटर है
और इस पर हम इस तरह का चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन भी कर सकते हैं कि हमने आधे पर पॉजिटिव चार्ज दे दिया और आधे पर हमने इस तरीके से नेगेटिव चार्ज दे दिया। ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन केवल इंसुलेटर में पॉसिबल है, कंडक्टर में नहीं। तो लिख सकते हो दिस टाइप ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इज पॉसिबल ओनली इन इंसुलेटर्स। तो आगे बढ़ते हैं। अब सेमीकंडक्टर्स लिख लो। खैर इनके बारे में भी हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे, जहाँ हम प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर्स वगैरह पढ़ेंगे तो वहाँ पर और डिटेल में ये चीज़ें आएंगी। तो ये होते हैं नीदर फुल्ली कंडक्टर नॉर फुल्ली इंसुलेटर। ये इनके बीच में कहीं आते हैं। इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट भी करते हैं बट कंडक्टर्स की तरह नहीं करते। तो इन पर तो पूरा एक सेपरेट चैप्टर ही है, तो ये तो हम आगे पढ़ेंगे ही। तो बेसिकली यहाँ तक तो बेसिक थी। अब हमारा रियल इलेक्ट्रोस्टैटिक स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पर हम कूलम्स लॉ पर आने वाले हैं। तो कूलम्स लॉ पे आने से पहले तुम्हें एक चीज़ समझ में आनी चाहिए, पॉइंट चार्ज क्या होता है। एंड डाल सकते हो पॉइंट चार्ज, क्योंकि कूलम्स लॉ हम पहले पॉइंट चार्ज के लिए ही डिफाइन करते हैं। तो पॉइंट चार्ज क्या होता है? तो देखो यार पॉइंट चार्ज वैसे तो कई हो सकता है तुमने अगर स्कूल वगैरह में पढ़ा हो तो तुम्हारे पास कुछ मिसकंसेप्शन भी हो इस चीज़ का, तो अच्छे से समझना है इस चीज़ को, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके साथ एक स्टोरी भी है। जब मैं अपने टाइम पे ये पॉइंट चार्ज हमें पढ़ाना हमारे सर ने शुरू किया था, तो एक बच्चा था हमारे बैच में और उसका जो है क्या था कि मतलब उसके स्कूल में ऑलरेडी इलेक्ट्रोस्टैटिक कैपेसिटर तक खत्म हो चुका था, तब तक हमारी कोचिंग में इलेक्ट्रोस्टैटिक स्टार्ट भी नहीं हुआ था। तो जब स्टार्ट हुआ तो सर ने उसी से पूछ लिया कि भाई बता दो पॉइंट चार्ज क्या होता है। तो उसका आंसर था कि अगर हमने दूर से देखा किसी चार्ज को तो वो पॉइंट चार्ज है। तो ये आंसर पूरी तरह से सही नहीं है यार, क्योंकि देखो दूर से फिर सर ने पूछा कि बताओ कितनी दूर से, तो फिर वहाँ वो अटक गया। तो ये सब ऐसे हवा की डेफिनेशन है, तुमने हो सकता है स्कूल में कहीं किसी ने ऐसी पढ़ा दी हो, तो वो सब चीज़ें भूल जाना। तो अब एकदम बेसिक से हम सही से पढ़ते हैं पॉइंट चार्ज होता क्या है। तो आ जाओ। पहली बात, ये कॉन्सेप्ट है, ठीक है। ऐसी कोई चीज़ सही में एग्जिस्ट नहीं करती है, कॉन्सेप्ट है पॉइंट चार्ज। तो पॉइंट चार्ज क्या होता है? एनी चार्ज, एनी टाइप ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, किसी भी तरह का चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो फॉर विच वी कैन राइट इलेक्ट्रिक फील्ड एज, जो इलेक्ट्रिक फील्ड हो उससे वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो एक्स स्क्वायर के। यहाँ पर एक्स क्या है? डिस्टेंस ऑफ पॉइंट एट विच इलेक्ट्रिक फील्ड इज कैलकुलेटेड फ्रॉम, मैं थोड़ा सा इसको इधर लिख देता हूँ, तो एक मिनट। x क्या है? डिस्टेंस ऑफ पॉइंट एट विच इलेक्ट्रिक फील्ड इज कैलकुलेटेड फ्रॉम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो जो हमारा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है उससे डिस्टेंस। तो देखो सपोज हमारा कोई इस तरह का चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, इस पर कुछ प्लस क्यू चार्ज है, ठीक है। तो इससे ये x डिस्टेंस पर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की। अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इस पॉइंट P पर ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर आ जाती है, तो ये वाला जो हमारा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है ये पॉइंट चार्ज हो जाएगा। तो वैसे ये चीज़ मैं सोच रहा था अभी तुम्हें ना बताऊं, बट चलो अब आ ही गए तो देख लेते हैं एक बार। ये सपोज एक एक्स वाई एक्सेस है और इस पर ये रही एक रिंग रखी है जिस पर इस तरीके से कुछ प्लस क्यू चार्ज, और ये हम सरफेस पर ही चार्ज क्यों दे रहे हैं, ये मैंने पहले बता दिया कि कंडक्टर पर हम सरफेस पर चार्ज देते हैं। तो प्लस क्यू चार्ज है इस पर, ठीक है। और ये एक पॉइंट है यहाँ से कुछ एक्स डिस्टेंस पर, ठीक है।
पॉइंट P। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला अभी हम आगे वैसे इसको कैलकुलेट करेंगे, बट इसका फार्मूला होता है 1/4πε0 Qx/x² + r² raised to 3/2 ऐसा। बट अगर हम यहाँ पे ऐसा कुछ कहते हैं कि x जो है वो मच 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 ग्रेटर देन है r, तो ये हमारा जो EP है वो बन जाएगा 1/4πε0 Qx/x² + r² को फिर हम x² लिख लेंगे, x² 3/2। तो ये हमारा बन जाएगा 1/4πε0 Qx/x³। यहाँ से ये ऐसे कट जाएगा, ये x² हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा 1/4πε0 Q/x²। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि वैसे तो ये रिंग है, ठीक है, ये पॉइंट चार्ज तो नहीं था, बट फॉर x मच 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 ग्रेटर देन r द above charge distribution acts like point charge। तो आई होप तुम्हें यहाँ तक क्लियर हो गया होगा, और अब तक तुम्हें सारे ये बेसिक समझ में आ गए होंगे कि चार्ज क्या होता है और पॉइंट चार्ज क्या होता है, और चार्ज की जो हमने प्रॉपर्टीज़ देखी वो भी बहुत सिंपल ही थी। तो मेरे ख्याल से उसमें कोई तुम्हें डाउट होना नहीं चाहिए। तो मेरे ख्याल से आज यहीं तक रखते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे कूलम्स लॉ से, जहाँ पर हम फोर्स की बात करेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में अब फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। तो आई होप तुम्हें आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना। तब तक के लिए स्टे मोटिवेटेड एंड कीप स्टडिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में यार।